जी भाई, अब हम थोड़े और कंसेप्ट देखते हैं हाई लो एनालिसिस के बाद। बात ये है कि रियल लाइफ में हम जब काम कर रहे होते हैं तो ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता हम उस काम के यूज टू हो जाते हैं। हमें वो काम प्रैक्टिस करने की वजह से हम उसके एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि अगर पहला यूनिट बनाने में लेबर को 10 मिनट लग रहे हैं, तो दूसरे यूनिट बनाने में 10 मिनट नहीं लगेंगे, थोड़े कम लगेंगे। तीसरा यूनिट बनाने में थोड़े और कम लगेंगे। चौथा यूनिट बनाने में थोड़े और कम लगेंगे, और एक लेवल आएगा जिसके बाद पर यूनिट मेरा एवरेज वही रहेगा, मजीद चेंज नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली ये तो नहीं है ना कि मैं यूनिट बढ़ाता जाऊं और एंड में पता चले कि जादू से यूनिट बन रहे हैं। तो नॉट लॉजिकल एट ऑल। तो मेरा लर्निंग का आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। यानी कि मैं ये तो कह सकता हूँ कि जितना फर्क पहले और दूसरे यूनिट के दरमियान पड़ा, जरूरी नहीं कि वो दूसरे से तीसरे में थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, तीसरे से चौथे में और थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लर्निंग कर्व। के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे लर्निंग कर्व डेवलप होता है, मेरे लेबर का लर्निंग कर्व डेवलप होता है। इसका मतलब है वो उसको कम वक्त लगता है, यानी कि वो कम वक्त में ज्यादा यूनिट्स बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कॉस्ट मुझे पर आवर के हिसाब से पड़ रही है, जो जितने भी मेरी लेबर कॉस्ट पड़ रही है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैं यूनिट्स बनाता जाऊंगा, वो उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगी। यानी कि पहले यूनिट की जो कॉस्ट थी, दूसरे यूनिट की उससे थोड़ी कम पड़ेगी, तीसरी की और कम पड़ेगी। इसको कहते हैं लर्निंग कर्व। अब इस लर्निंग कर्व को हमने आगे देखना है कि जी ये है किस तरह। अब देखिए, अगर आप लर्निंग कर्व देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम पहले यूनिट को जितना लग रहा है, दूसरे को उससे कम लग रहा है, तीसरे को उससे कम लग रहा है, और आउटपुट मेरा बढ़ता जा रहा है। टाइम रिक्वायर्ड मेरा उस प्रोपोर्शन से कम नहीं हो रहा, लेकिन एक लेवल आता है कि फिर ये स्टेगनेट हो जाता है। टोटल टाइम का ग्राफ देखे तो ये बिल्कुल इसका मिरर इमेज बन जाता है। अच्छा, यानी कि टाइम तो मेरा बहरहाल दूसरे यूनिट को बनाने में टोटल टाइम तो मेरा बढ़ ही जाएगा, लेकिन वो उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रहा। देखें, ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ नहीं कर रहा, बल्कि ये कर्व हो रही है। मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन टाइम टोटल टाइम नहीं उस तरह बढ़ रहा। अच्छा, अब लर्निंग कर्व की जब हम बात करते हैं तो लर्निंग कर्व हमने लेबर टाइम की प्राइमरीली बात होगी कि लेबर का ही लर्निंग कर्व बनेगा। मशीन ने तो अगर काम करना था, तो मशीन तो अगर 1 मिनट में 10 यूनिट बनाती है, तो फिर 2 यूनिट में 20 यूनिट बनाएगी, उसका तो वही रेशियो रहेगा। या अगर उसमें कोई ऑपरेशन का भी एंगल आएगा भी, तो वो तो मटेरियल नहीं होगा ना। अगर लेट्स सपोज उसकी कोई कॉम्प्लिकेट मशीन है, उसकी उसकी हैंडलिंग होती है, तो उसमें लेबर की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो भी एक इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट होगा, और इतने टेक्निकल कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को भी हम देख नहीं रहे। तो बात यह है कि इस लर्निंग कर्व को मैं तो तभी कंसीडर करूंगा जब मेरी इंडस्ट्री में ये लेबर इंटेंसिव हो, लेबर का एक मेजर किरदार किरदार हो। अगर मेरी कैपिटल इंसेंटिव है, मेरी मशीन इंटेंसिव है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर मुझे लेबर के लर्निंग कर्व से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे लिए ये चीज इमटेरियल हो जाएगी, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। इसके अलावा अगर मेरा प्रोडक्ट न्यू है, या मेरा प्रोडक्ट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो भी मेरा लर्निंग कर्व किसी सेट पैटर्न पे नहीं होगा। मेरा लर्निंग कर्व मुझे आगे के लिए बनाना है, फ्यूचर को देखना है ना कि कितनी कॉस्ट आएगी, उस हिसाब से मैं आगे अपनी कोटेशंस दूंगा। तो मेरे लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता चला जाएगा अगर मेरे प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आना शुरू हो जाएंगे, मेरा प्रोडक्ट इटसेल्फ नहीं हो। अच्छा जी, जब प्रोडक्ट आगे जाके हमें ये बताया कि अगर प्रोडक्ट ही इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स है, तो फिर भी मेरा लर्निंग कर्व उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। अच्छा, अब लेकिन ये लर्निंग कर्व मैंने कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए हमें कुछ मेथड्स बताए जाते हैं। इसमें एक है द लेबर अप्रोच, द टेबुलर अप्रोच, और दूसरी हाँ हमें बताई जाती है द एल्जेब्रिक अप्रोच में। अभी द टेबुलर अप्रोच क्या है और एल्जेब्रिक अप्रोच क्या है, इसको हम देखते हैं। जी भाई, अब टेबुलर अप्रोच क्या है? टेबुलर अप्रोच हमें ये कहती है कि अगर हमें 1 यूनिट बनाने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो दूसरे यूनिट बनाने में 8 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब है मेरा लर्निंग कर्व जो है वो 10 से 8 पे आ रहा है, 20% का गैप आ रहा है।
जब 2 से ये 4 पे जाएगा तो इसका मतलब है फर्दर 20% का गैप आएगा, 2 से 3 पे नहीं, यानी कि ये डबल कर करके कैलकुलेट करता है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है कि अगर आप देखें सीरियल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ ये आपको एग्जाम्पल में चूंकि लेके चल रहे हैं तो इन्होंने 3 की भी आपको नंबर ऑफ आवर्स बता दिए, ये दिखाने के लिए कि जी हमारे पास लर्निंग कब बन रहा है। लेकिन जो कैलकुलेशन होती है अंडर द टेबुलर अप्रोच, वो मल्टीपल डबल करके होती है, मल्टीपल्स में होती है। अच्छा, अब हम इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। While it is clear that we are getting quicker, it is not obvious how the times to make successive units are related. However, a pattern becomes apparent if we look at the cumulated average time per unit instead. बता दिए जी 1, 2, 3, 4 टाइम टू टेक द यूनिट कंसर्न, 10 घंटे पर 8 घंटे पर इसने 7.0 7.0 क्यूमुलेटिव टाइम से अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लिया कि एवरेज टाइम है ये, 1 के 10 हुए, तो पहले के 10, दूसरे पे अगर 8 लग रहे हैं तो 18, तीसरे पे 25.386, 24, चौथे पे 25 + 7 0 1 4, तो 32.4 बन गए। तो क्यूमुलेटेड एवरेज टाइम इन्होंने यहाँ कैलकुलेट की है। पहले पे 10 लग रहे हैं, दूसरे पे 9, तीसरे पे 8.4 चौथे पे 8.1। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन बनाए तो देखिए हमारा 90% का कर्व बनेगा। जो सेकंड यूनिट है इसको फर्स्ट यूनिट से डिवाइड करें 90%। इसी तरीके से जो फोर्थ है 8.1 उसको सेकंड से डिवाइड करें तो अगेन 90% ही आएगा। इन्होंने 90% का लर्निंग कर्व बना दिया। ऊपर जब वो बता बता रहा था तो एग्जाम्पल में 80%, 10 to 8 है, 8 से फिर वो 7 पे है, ये इसने टाइम लगा, एडिशनल यूनिट का टाइम बताया, टाइम टू मेक यूनिट कंसर्न आवर्स। तो जो क्यूमुलेटिव मेरा टाइम है कि मेरा जो एवरेज टाइम है वो एवरेज टाइम पे मेरा लर्निंग कब लग रहा हो। अच्छा, लेकिन इस मेथड में एक खामी है जो मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमेशा डबल करना होता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4। तो मुझे अगर आप ये बोलेंगे 3 यूनिट पे कितना वक्त लग रहा है, तो 3 यूनिट में भी तो कुछ ना कुछ लर्निंग कब लग रहा होगा ना, उसको ये कैटर नहीं करता। ये टेबुलर अप्रोच इस सिनारियो को कैटर नहीं करती। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने आपको दिया भी है इसी तरीके से एग्जांपल के, न्यू प्रोडक्ट विल टेक 100 आवर्स फॉर द फर्स्ट यूनिट लर्निंग एंड 80% लर्निंग कर्व अप्लाइज। तो इसका मतलब है पहले यूनिट में तो 100 लगेंगे एवरेज टाइम, जो सेकंड यूनिट है उस पर अगर 80% का लर्निंग कर्व है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 80% कर दूं मैं, उस पर मेरे पास सेकंड में एवरेज टाइम 80 हो जाएगा। थर्ड का मुझे नहीं पता, अब फोर्थ का क्योंकि डबल करना है, तो फोर्थ पे कितना होगा 80 का, फिर 0.8 ले लें, क्योंकि 80% का लर्निंग कर्व है तो 64। ये मेरा एवरेज टाइम है, टोटल टाइम नहीं है। पहले का 100 था, दूसरे का 80, तीसरे का 64। तो पहले का 100 है तो यूनिट भी एक ही है, तो टोटल भी कितना आया 100। सेकंड पे 2 यूनिट है तो टोटल कितना आया, टोटल टाइम 160। तीसरे पे, चौथे पे 4 यूनिट्स हैं तो टोटल टाइम कितना आया 256। तो अगर मैं एडिशनल यूनिट की टाइम कैलकुलेट करूं तो पहले पे तो 100 ही आएगा, दूसरे यूनिट में कितना आया 60, तभी ये 160 हुए। और तीसरे और चौथे यूनिट को मिला के कितना आया 256 -60 -100, ये 2 यूनिट्स का है। अगर इसमें से भी इसको भी आपने अगर एक करना हो कि जी पर यूनिट कॉस्ट तो मेरी ज्यादा ही आनी चाहिए, पर यूनिट आर तो कम ही आना चाहिए ना, तो ये 48 बन जाता। बहरहाल हमने टेबुलर अप्रोच में ये सीख लिया कि टेबुलर अप्रोच हमें लर्निंग कर्व को हमेशा मल्टीपल करके कैलकुलेट करती है, इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अच्छा, अब हम इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए जाते हैं एल्जेब्रिक अप्रोच पे। एल्जेब्रिक अप्रोच कुछ नहीं है, एल्जेब्रिक अप्रोच हमें एक फार्मूला दे देती है, वो फार्मूला हम याद कर लेते हैं, उससे हम एवरेज टाइम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर वो हमें सवाल में बता देते हैं कि जी ओके आपको 300 यूनिट का तो बता दिया कि अगर 200 यूनिट और आ जाए तो फिर क्या लर्निंग कब बनेगा, और उसके फिर हम खैर से इंशाल्लाह ताला एग्जाम्पल भी करेंगे। जी, तो एल्जेब्रिक अप्रोच देखें, एल्जेब्रिक अप्रोच ने हमें ये फॉर्मूला दे दिया है। इस फॉर्मूले की मदद से हम लर्निंग कर्व कैलकुलेट करेंगे, जिसमें वाई मेरा एवरेज लर्निंग कर्व है। अगेन मैं बताऊं, मेरा एवरेज, एवरेज की बात होती है तो पर यूनिट बात हो रही होती है। एवरेज लर्निंग कर्व वाई इज इक्वल टू एवरेज एवरेज लर्निंग कर्व। ए जो है, जो पहला यूनिट बनाना है उसमें जितने लग रहे हैं वो मेरा
ए हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की पावर। अच्छा, वो पावर क्या होगी? मेरा लर्निंग कर्व अपॉन लॉग टू। तो अब आपके पास कैलकुलेटर वगैरह हो तो आप log 2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। और ये आपका पॉइंट एट क्या कहते हैं वो भी आ जाएगा आपके पास, log r अपॉन log 2, यानी कि log r जो आपका लर्निंग आपको आपको जो बताया गया है कि इंडेक्स ऑफ लर्निंग क्या है, और इंडेक्स ऑफ लर्निंग अपॉन लॉग। तो वो ये फॉर्मूला अगर मैं करता हूँ तो मुझे मेरा एवरेज जो क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है वो पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है। देखें, assume that it takes 400 direct labor hours to produce the first unit of a new product and a 85 learning curve applies. Required. Calculate the total time to produce the third unit. तो इसका मतलब है कि मैं पहले एवरेज टाइम कैलकुलेट करूँ, नंबर यूनिट से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल टाइम आ जाएगा। अच्छा, अब जब ये कैलकुलेशन के आसान अल्फाज में, ये जो y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर b है, मुझे यही कैलकुलेट करना है। एवरेज टाइम आएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट करूंगा तो टोटल टाइम आ जाएगा। v की पावर इन्होंने कैसे कैलकुलेट की? इन्होंने log 85 को log 2 से डिवाइड कर दिया। log 85 क्यों? log 0.85 क्यों? क्योंकि 85% था तो रेट में वो 0.85 बन जाएगा। 85% डिवाइड है तो 85 अपॉन 100 कर दे, 0.85 बन गया। 0.85 अपॉन log 2। log 2 क्या है कि वही मेरे आप कैलकुलेटर की मदद से बड़े आराम से log 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैं भी कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह पे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। ये स्टैंडर्ड है तो साइंटिफिक भी होगा इधर। 0.3010 तो ये आ गया 0.3010। और log 0.85, तो 0.85 का भी log निकालें इसी तरीके से। तो इन्होंने जवाब भी दे दिया कि b की मेरी वैल्यू पॉइंट टू -0.234 आ रही है। अच्छा जी, टाइम पहले यूनिट को कितना वक्त लगता है उसने मुझे बता दिया 400। तो मेरे पास क्या जवाब बना? मेरे पास बना इज इक्वल टू ए, जो है 400 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं टोटल टाइम? थर्ड यूनिट की, 3 यूनिट की पावर पॉइंट -0.234। अब यहाँ पे मैं इज इक्वल टू भी हटा दूं ताकि आपको फॉर्मूला दिखा सकूं। और अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेशन में, ये इज इक्वल टू लग जाएगा, ये 309.324। अब ये 309.324 जो आया है जवाब, ये 309.324 जो जवाब आया है, यानी कि यहाँ पे आप देखें थर्ड यूनिट के लिए उन्होंने तो खैर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का अलग अलग ही बता दिया। ये मेरा एवरेज टाइम है, तो अगर मुझे टोटल टाइम निकालना होगा तो वो मैं कैसे निकालूंगा? इसी जवाब को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरा टोटल टाइम निकल आया 927.972, जो इन्होंने यहाँ पे आपको ये इधर निकाल के भी दिया है। अच्छा, अब सवाल क्या है? कैलकुलेट द टोटल टाइम टू प्रोड्यूस द थर्ड यूनिट, यानी पहले और दूसरे यूनिट का माइनस करके। तो इसका मतलब है मैंने तो अभी तीसरे 3 यूनिट्स का एवरेज बताया ना। जब मुझे 2 यूनिट्स का एवरेज पता होगा तो मैं कहूंगा भी तीसरे पे इतना एडिशनल टाइम लग रहा है। तो यही चीज हमें 2 यूनिट्स पे भी निकालनी पड़ेगी। इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 340 एवरेज है मेरा। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 यूनिट्स की बात हो रही है। तो 680, पहले 2 यूनिट्स तक मुझे 680 आवर्स चाहिए। तीसरा यूनिट 3 यूनिट तक मुझे 927 आवर्स चाहिए। तो मुझे एडिशनल आवर्स कितने चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए? 927 माइनस 680, 247। यही जवाब इन्होंने आपको इस सवाल में भी दिया। देखिए आप, तो ये हमें लर्निंग कर्व का एल्जेब्रिक मेथड है। इसमें और टेबुलर मेथड में जो सबसे बड़ा फर्क है कि मेरा टेबुलर मेथड
मुझे लिमिटेशन दे देता है डबल की कैलकुलेशन, जबकि इसमें इस किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। हाउएवर, हर चीज की, हर फॉर्मूले की लिमिटेशंस होती हैं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। तो इसके अंदर भी मेरे पास लिमिटेशंस हैं। अभी एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स जो है, ये मैं आपको नहीं करा रहा, ये आप प्रैक्टिस करें, और फिर अगर आपको मुश्किल होती है तो बताइएगा, मैं अकॉर्डिंगली आपको फिर ये करवा दूंगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। अब जब हम इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो मेरा लर्निंग कर्व कभी कई मौकों पे इतना स्ट्रेट नहीं होता। एक जगह आके ये लर्निंग कर्व बिल्कुल रुक जाता है। इस चीज को, इस चीज की ये एक लिमिटेशन है कि ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट तो कोई भी नहीं देता, तो इसमें भी एक लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन ये मेरे टेम्पलेट अप्रोच से थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये मैं सारे सॉल्व तो नहीं करता, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक वे फॉरवर्ड मिल जाए कि आपने किस तरीके से कैलकुलेशन बनानी है। तो ये अभी हमने ये इलस्ट्रेशन अलजेब्रिक अप्रोच की एग्जांपल्स की है। हम देख लेते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में वो क्या कह रहा है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 100 आवर्स, सही है। And 80% learning curve is known to apply. The average time per unit for the first 16 units कैलकुलेट हो जाएगा। The average time per unit for the first 25 units वो भी पता चल जाएगा इस एक सेम फॉर्मूले से। The time it takes to make the 20th unit, इसका मतलब है अगेन जैसे हमने पहले सेकंड और थर्ड यूनिट का किया था, अब 19 तो 20th का करेंगे। आ जाए जी आगे। Cessation of the learning curve effect. The first batch of a new product took 20 hours to produce. The learning rate is 90%. If the learning effect ceases after 72 batches, that is, all subsequent batches take the same time as the 72nd, how long will it take to make the 100 batch? इसका क्या मतलब है कि मैं 72 बैच तक जो एवरेज लूंगा, उसके बाद मेरा एवरेज तो चेंज होगा, लेकिन जो मेरा टाइम एडिशनल आया है 72nd मैच का, वही कंटिन्यू कर रहा होगा, क्योंकि उसके बाद मेरा लर्निंग कब नहीं लग रहा हो। जैसे मैंने सेकंड और थर्ड के दौरान निकाला ना कि थर्ड यूनिट को कितना वक्त लग रहा है, इस तरह जो 72वां यूनिट होगा, 72nd यूनिट होगा, उसके बाद 73rd, 4th, 5th टिल 100, मेरा वही टाइम लगना है। ये इन्होंने एक टेक्निकलिटी दे दी इसके अंदर। अच्छा, अब जो फर्स्ट एक और ही आगे बात करते हैं कि अगर आपको जो टेबुलर मेथड से सॉल्व करना पड़े कोई सवाल, तो आप हमेशा डबल करते जाते हैं। अब डबल करते जाते हैं तो ये वैसे तो आसान है अगर मैं 1, 2, 4, 8 की बात करूं, लेकिन अगर मैं किसी बड़े नंबर की बात करूं, तो फिर ये चीज इस तरीके से ओरल या डिटेल कैलकुलेशन करना एग्जाम में फिजिबल नहीं है, और वैसे भी वक्त ज्यादा लगेगा और यूजलेस है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो उसके लिए भी उन्होंने एक फार्मूला बता दिया जो पुराने वाले फार्मूले से मिलता जुलता है, बस इसमें चूंकि डुप्लीकेट डबल हो रहा है, तो उस फार्मूले को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। अगेन, आर द लर्निंग कर्व एक्सप्रेस एज डेसिमल, वाई द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम, उधर भी क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम वाई से रिलेट कर रहा था, और ए क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द फर्स्ट यूनिट, और एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम द यूनिट्स हैव डबल्ड सिंस द फर्स्ट यूनिट वाज प्रोड्यूस्ड। वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, वो अलजेब्रिक मेथड में यूज होता है, ये टेबुलर मेथड में यूज हो जाता है। दोनों की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अलजेब्रिक अप्रोच जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव है। अच्छा जी, अब ये इसी तरीके से इन्होंने लर्निंग रेट कैलकुलेट करने का कहा है। अब यहाँ इन्होंने इक्वेशन में आपको पहले आपको वाई कैलकुलेट करना होता था, अब यहाँ इन्होंने आपको लर्निंग रेट कैलकुलेट करने का कह दिया, यानी कि वो जो आपको कहा जाता था कि log 85 अपॉन log 2, तो अब आपको उस तरह कैलकुलेट करना है। log 2 की वैल्यू तो आपको याद है, हर सवाल में वही आनी है। उस इक्वेशन को बैक कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास लर्निंग रेट आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसी में सिनेरियो में अब हम एक ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी पढ़ लेते हैं मजीद। ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 7 देख लेते हैं, और फिर हम आगे देखते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सवाल आता है तो आप उसको भी फिर हम देख लेंगे। द टाइम टेकन to produce each of the first 4 batches of a new product were as follows: batch 1, 2, 3, 4.
एडिशनल टाइम टेकन 100 यूनिट, फिर एडिशनल टाइम टेकन 70, एडिशनल टाइम टेकन 62, एंड फोर्थ में एडिशनल टाइम टेकन 57 मिनट्स लगे. बेस्ड ऑन द अबव डाटा, द रेट ऑफ लर्निंग was closest to 70%, 72.25, 82%, 85%. अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ये हमें पता है कि हम हमेशा एवरेज टाइम कंज्यूम की बात कर रहे होते हैं ना. तो पहले यूनिट पे 100 लग रहे हैं, दूसरे यूनिट पे 70 लग रहे हैं, तो एवरेज टाइम कितना हुआ? 100 प्लस 70 इज इक्वल टू 170, 170 अपॉन 2 इज इक्वल टू 85. एवरेज टाइम सेकंड यूनिट का क्या है? सेकंड यूनिट तक 85, पहले में 100 था, तो साफ नजर आ रहा है कि 85 अपॉन 100 करूंगा तो 85% आएगा. फोर्थ के साथ भी देख लेते हैं. 100 प्लस 70 प्लस 62 प्लस 57 इज इक्वल टू 289 अपॉन 4 करूंगा तो 72.25 आएगा. 72.25 अपॉन 85 इज इक्वल टू अगेन 85. तो मेरा जवाब जो होगा वो 85 है. अच्छा जी. उसके बाद आ, हम इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा इसी की थ्योरी भी देख लेते हैं. मैं तो इस पर थ्योरी पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, ताकि हमें जो इसके इर्द गिर्द के जो चीजें हैं उनका आइडिया हो सके कि ये चीजें कब कब कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होती हैं. थोड़ी इसकी लिमिटेशन है जो हमारे पास टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग एड के अंदर सवाल भी है. अच्छा, तो आ जाते हैं जी. द लर्निंग कर्व इज अ सिंपल मैथमेटिकल मॉडल, बट इट्स एप्लीकेशन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स requires careful thought. Required. Having regard to the above statement, explain the cumulative average time model commonly used to represent the learning curve effects. Explain the use of learning curve theory in budgeting and budgetary controls. Explain the difficulties as a management accountant may encounter in such use. Explain the circumstances in which the use of the learning curve may be most relevant. अब जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या है? एक्सप्लेन द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम मॉडल कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लर्निंग कर्व इफेक्ट. यानी वो सवाल में यही पूछना चाह रहा है मुझसे कि जी मैं करता क्या हूँ, ये है क्या चीज. तो हमने जब तक पढ़ा है कि जी सिंपल एक कैलकुलेशन है जिसमें मुझे पता चल जाता है कि जी मेरी लर्निंग कर्व कैसे कैलकुलेट हो रहा है. अगर टेबुलर फॉर्म हो या एल्जेब्रिक फॉर्म हो, तो उसको टेबुलर फॉर्म में मैं उसको डबल करके देख रहा होता हूँ कि मुझे टाइम कितना लग रहा है. एल्जेब्रिक फॉर्म में मैं एडिशनल टाइम वैसे कैलकुलेट कर रहा होता हूँ. तो ये चीज मेरी पॉइंट ए का जवाब है. बस थ्योरेटिकली पूछा है उसने. एक्सप्लेन द यूज ऑफ लर्निंग कर्व थ्योरी इन बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल. इस चीज को मैं बजट और बजटिंग कंट्रोल में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरे लिए क्या क्या मुश्किलात आएंगी. तो देखें, जो आपने बजट का चैप्टर अभी गो थ्रू भी किया है, अपने क्वेश्चन वगैरह मुझसे पूछे हैं, उनका भी इंशाल्लाह जवाब दूंगा. तो बजट करते हुए मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि मैं रियलिस्टिक हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए अपने रियलिस्टिक सर्कमस्टांसिस को देखते हुए कैसे बजट बनाऊं. मैं क्या फोरकास्ट कर सकता हूं आगे, क्या मेरे पास रियलिस्टिक एस्टिमेट्स अवेलेबल हैं, लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी क्या एग्जिस्ट करती है, उन अनसर्टेनिटी के लिए मैंने क्या एजम्पशंस ली हुई हैं और मेरी एजम्पशंस कितनी रियलिस्टिक है, या कहां कहां पर मुझे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ रही है इन ऑर्डर टू अचीव एट ए रियलिस्टिक बजट. मेरी अप्रोच क्या है. अब यहां पर हम बस ये जो हमने 4-5 सवाल आपस में पूछे हैं हम इसी पे रहेंगे. तो देखें, बजट करते हुए मैं तब बजट कर सकता हूं इस मॉडल को. अभी हम हमारा सवाल तो लर्निंग कर्व से मुतल्लिक ही है ना, कि जब सबसे पहले मेरे पास काम लेबर इंटेंसिव हो, मेरी कॉस्ट रिलायबली कैलकुलेट हो सके, मेरे पास प्रॉपर हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन मौजूद हो जो सब्सटेंशिएट कर रही हो, जो ये साबित कर रही हो कि हाँ जी मेरा लर्निंग कर्व ऐसे ही मूव होता है, मेरे पास रियलिस्टिक एस्टिमेट्स मौजूद हो, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ. मुश्किलात इस डाटा के अटेन करने में होगी. अगर मेरा काम रिपीटेटिव नहीं है, अगर मेरी प्रोडक्ट न्यू है,
या मेरी प्रोडक्ट में फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं, तो लर्निंग कर्व को करना मुश्किल हो जाएगा। या मैं किसी इंडस्ट्री टर्मोइल से गुजर रहा हूँ, या मेरे पास जो लेबर प्रोसेस है उसमें रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है फॉर एनी रीजन। पाकिस्तान में तो ले लें, गैस शॉर्टेज है और मसाइल है, लेबर लेबर शॉर्टेज हो जाती है, मटेरियल शॉर्टेज है। इन सारे सर्कमस्टांसेस को तो ये नहीं ना कैटर कर सकता। अच्छा, तीसरा है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द यूज ऑफ द लर्निंग कर्व मे बी मोस्ट रिलेवेंट। यहाँ पर बनता है कि जी, जब रिपीटेटिव टास्क होगा और मेरे पास एम्पल प्रोडक्ट नॉलेज मौजूद होगी, पास्ट हिस्टोरिक की, ट्रेंड की, लर्निंग कर्व की, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि जी मेरा लर्निंग कर्व कितना है, तो मेरी वो सिनेरियो जहाँ मैं इसको सबसे ज्यादा आइडियली यूज कर सकता हूँ, और मैं कहूंगा भी लेबर इंटेंसिव। अभी ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 9 है, ये आप ट्राई करें, नहीं होता तो फिर मैं आपको ये करवाऊंगा सवाल। और उसके बाद हम ये मजीद कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, इस किस्म की दो चीजों का आपस में क्या कैसे ताल्लुक डिटरमिन होगा, हम उसको देखेंगे।